एक और डिस्क्लेमर पहले लगा देना कि हम जो है हम बिहार से हैं, तो हमारा एक्सेंट में हम और मैं दोनों मैं ही हूँ। काफी मुश्किल रहा आपके लिए नहीं नहीं, बनाना बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ और आज कैमरे के सामने हूँ। उस टाइम पे एक ट्रेंड चलता था पिक्सआर्ट का। पिक्सआर्ट एक फ़ोन का एप्लीकेशन हुआ करता था, उसमें फ़ोटोज़ एडिट करके डालते थे लोग। तो 1-2 लोग ऐसे थे जो कैमरा से फ़ोटोज़ क्लिक करते थे। उसमें क्या है कि बोके इफ़ेक्ट आता था, पीछे थोड़ा ब्लर हो जाता था। तो वो देख के मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता था एकदम से कि अरे भाई! ये कैसे कर रहे हैं लोग? तो सुपर पावर कैसे है आपके लिए? स्पाइडरमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, बैटमैन हो गया। शायद ये डेफिनेशन किसी ने नहीं दी होगी आज तक। आप ओपी शर्मा जी के स्टूडेंट रहे हैं, तो कैसा था उनके साथ काम करना? फर्स्ट टाइम जब ओपी शर्मा सर से मिले थे तो मतलब मेरा टीचर्स का डेफ़िनेशन चेंज हो गया। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट करते हैं ना, ये भी कहीं न कहीं डॉक्टर ओपी शर्मा के ही देन है। 1988-89 के करीब में उन्होंने लेटर्स वगैरह, फोटोग्राफी सोसाइटी वगैरह को लिखना स्टार्ट किया। आज से 200 साल पहले आज ही के दिन पहला फ़ोटो खींचा गया था, जिसमें 8 घंटे का एक्सपोज़र था, 8 घंटे में एक फ़ोटो लिया गया था। ऐसा नहीं है कि एक अच्छी तस्वीर सिर्फ़ कैमरे से ही खींची जा सकती। कैमरा इन द सेंस कि डीएसएलआर, मिररलेस या फिर एसएलआर कैमरे, उनका बात कर रहा हूँ मैं। आर्टिस्ट की तरीके से सोच के देखोगे ना, तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि इवॉल्व हो रहा है, अलग दिशा में जा रहा है, नहीं। फ़ोटोग्राफी अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एआई फोटोग्राफी को भी टेक ओवर कर सकती है। एकदम से जो फीलिंग आएगी ना फ़ोटो खींचने की और एक प्रॉम्प्ट लिख करके एआई से निकाल लेने की, तो मतलब कैसे आपको लगता है कि वो टेक ओवर कर लेगी? फोटोग्राफर को अपनी लाइफ में रिकॉग्निशन मिलने में इतना टाइम क्यों लग जाता है? तो आप 1 दिन में या फिर 1 साल में, 2 साल में एक अच्छे बड़े फ़ोटोग्राफर तो नहीं बन सकते। उसमें भी लोग कन्फ्यूज़्ड हैं कि भैया इनके फ़ोटोज़, इनके तस्वीर बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छे नहीं हैं, उनके पास लोकेशन अच्छे-अच्छे हैं। एक जानवर के लिए 1-1 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। पंछियों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि वो इस पोज़ीशन में दिखें हमें उड़ते हुए। पेशेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है फ़ोटोग्राफ़ी में। फ़ोटोग्राफ़ी इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। आप एक बहुत यूनिक सा एक शो बनाते हैं लोगों के लिए, जिसको आपने नाम दिया है पेरेंटल पॉडकास्ट का। तो इसमें क्या होता है कि लोग इमोशंस जो ज़ाहिर करते हैं ना अपने बच्चों के लिए, कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे जो नजरिया होता है, उस कहानी को हर कोई बयां नहीं कर सकता। कैमरा तो बस एक मीडियम है, लेकिन वो इंसान जो उस नजरिए से चीजों को देख पा रहा है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट इंसान के साथ आज हम एक पॉडकास्ट करने वाले हैं, जो हमारे आज के मेहमान हैं, जिन्हें आप लोग स्ट्रॉलग्राफर के नाम से भी जानते हैं। हाँ, बहुत यूनिक नेम है, मुझे पता है। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने ये यूनिक नेम क्यों चुना, और आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के ओकेजन पर हम उनसे बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और उनसे बात करते हैं कि फोटोग्राफी उनके लिए क्या है। सो हाय गौतम, कैसे हैं आप? हेलो। तो ये बताइए मुझे कि फोटोग्राफी की दुनिया में जब आप आए, तो आप वैसे बिहार से हैं बेसिकली, तो बिहार से दिल्ली तक का आपका सफर कैसा रहा? कैसे आना हुआ? कैसे आपका इंटरेस्ट जागा कि आप फोटोग्राफी करनी है? सबसे पहली बात, आया कैसे? पहली बार बस से आया था। नहीं सॉरी। देखो यार, फर्स्ट टाइम मतलब ज़्यादातर हम कैमरे के पीछे रहते हैं। अब कैमरे के बस से आए थे कौन? तुमने सवाल ऐसा किया, कैसे आए? कैसे? बस से आया बस। था। ट्रेन का टिकट नहीं हो पाया था, अचानक से प्लान बना था। हाँ, ठीक है, तो शुरू से आते हैं। ओके, ओके। सॉरी गाइज़। हाँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। सबसे पहले तो थैंक यू कि मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ और आज कैमरे के सामने हूँ। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। एक और डिस्क्लेमर पहले लगा देना कि हम जो है हम बिहार से हैं, तो हमारा एक्सेंट में हम और मैं दोनों मैं ही हूँ, हम ही हैं। ठीक है? ओके। हाँ। तो गौतम, जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो आप कैसे आपने फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रखा? आपको कैसे जागा फोटोग्राफी के लिए इंटरेस्ट? कह सकते हैं मतलब मुझे थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह खींचने में, देखने में अच्छा लगता था, फ़ैसिनेट करता था वो सब चीज़ें। एक टाइम था, मतलब ये बहुत बड़ा स्टोरी हो जाएगा तो मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि
पहले के टाइम पे ना 2015 14-15 के आसपास में फ़ेसबुक पे फ़ोटोज़ वगैरह लोग डालते थे, अपलोड करते थे। तो मैं बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, औरंगाबाद, बिहार का। वहाँ पे क्या है ना कि बस नॉर्मल लोग फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करके डाल देते थे। उस टाइम पे एक ट्रेंड चलता था पिक्सआर्ट का। पिक्सआर्ट एक फ़ोन का एप्लीकेशन हुआ करता था, उसमें फ़ोटोज़ एडिट करके डालते थे लोग। तो 1-2 लोग ऐसे थे जो कैमरा से फ़ोटोज़ क्लिक करते थे। उसमें क्या है कि बोके इफ़ेक्ट आता था, पीछे थोड़ा ब्लर हो जाता था। तो वो देख के मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता था एकदम से कि अरे भाई! ये कैसे कर रहे हैं लोग? ये कौन-सा एडिटिंग वाला एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो मैं 1-2 लोगों से पूछता था, भाई कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? फ़ोन से करते हो, लैपटॉप से करते हो, फ़ोटोशॉप से करते हो, कैसे करते हो? तो मुझे धीरे-धीरे मतलब क्या है कि मैं क्यूरियस होते गया उस चीज़ को लेके, पीछे धुंधला कैसे कर रहे हैं? तो फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट मतलब ये काफ़ी फ़नी सा चीज़ है कि मतलब मुझे सबसे पहले फ़ोटो के पीछे ब्लर बैकग्राउंड देख कर के मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए, मुझे खींचना चाहिए, ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है। तो फिर धीरे-धीरे इंटरेस्ट जगने का लग गया मेरा। तो आप कैसे बिहार से यहाँ पहुँचे? कैसे आपने एडमिशन लिया त्रिवेणी में? तो बिहार से जो दिल्ली आने की जर्नी है ना, ये इंटरेस्टिंग जर्नी है। क्योंकि छोटे शहर में मतलब मैं वैसे सही जगह से पढ़ा लिखा हूँ। 11th-12th के टाइम पे ही एकदम से अचानक से मुझे मन किया कि यार मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहिए। उस टाइम पे मैं मतलब थोड़ा बहुत डिफेंस में जाने का मेरा मन था। अगर मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं होता तो शायद मैं डिफेंस वाले में चला गया होता, एयर फ़ोर्स वग़ैरह ये सब चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए। मुझे साइकिल चाहिए तो साइकिल चाहिए, मुझे बाइक चाहिए तो बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए तो कार चाहिए। वैसे ही सेम मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करना है, फ़ोटोग्राफ़र बनना है तो बनना है। ज़िद्दी बच्चे थे। कह सकते हो मतलब स्टबर्न कह सकते हो, मैं ज़िद्दी बच्चा था, अभी भी हूँ चीज़ों के लिए। लेकिन अब थोड़ा-सा पहले और अब में बदलाव हो गया है कि अब थोड़ा समझदारी आ गई है तो मैं ज़िद जो है वो स्पेसिफ़िक हो चुका है कि हाँ, ये ज़िद सही है, ये ज़िद खराब है। तो वहाँ से हुआ ये कि एयर फ़ोर्स वग़ैरह का तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, तो पापा को अचानक से बोला मैंने कि पापा हमें ये नहीं करना है, मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनना है। तो मेरे साथ सबसे बढ़िया जो चीज़ होता है ना लोग बिहार जैसे शहर से अगर आप निकल कर के किसी आर्ट फ़ील्ड में आ रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ा रोल माँ-बाप का होता है। और ऐसा भी नहीं है मतलब नॉर्मल लोअर मिडल क्लास फ़ैमिली से कह सकते हो, वहाँ से आता हूँ मैं। तो उनको बस बताया कि पापा फ़ोटोग्राफ़र बनना है और उस टाइम पे उनको बोला कि फ़ोटोग्राफ़र बन कर के फ़ोटो जर्नलिज़्म करूँगा, मैगज़ीन वग़ैरह के लिए काम करूँगा, बढ़िया फ़ोटोग्राफ़र बन बन जाऊँगा। मेरे खींचे हुए फ़ोटोज़ मैगज़ीन वग़ैरह में प्रिंट होंगे, उनको सपने दिखाया। उस समय मेरे मन में भी था ये सब चीज़ें। ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, गूगल वग़ैरह करके जो थोड़ा बहुत सर्च किया। पापा को बताया, पापा ने बोला ठीक है करना है चले जाओ। मेरे माँ-बाप का हमेशा से सपोर्ट रहा है किसी भी चीज़ में, मैं जो करने का मेरा मन किया, उन लोगों ने हमेशा बोला है, "जो करना है करो, बस अच्छा करो।" ठीक? तो बस वहाँ से हुआ और 2 दिन पहले मेरा मन हुआ अचानक से कि मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनना है अब। पापा को बताया 2 दिन में ट्रेन का टिकट नहीं हो सकता था, बाय बस दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ फैमिली वाले लोग रहते हैं, भैया-भाभी लोग, उनके पास आया, एडमिशन लिया त्रिवेणी में और बस उसके बाद से जर्नी अपना चलते गया। तो काफ़ी मुश्किल रहा आपके लिए यंग नहीं, नहीं, मैनेज बिल्कुल भी करना। नहीं। मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आपका साथ देते हैं ना, तो मुश्किल क्या होता है, छोटे-मोटे मुश्किल नहीं समझ में आते हैं आपको। जब उन्होंने ये सीधा बोल दिया कि भैया जो करने का मन है, करो, बस अच्छा करो, तो बस निकल जैसे गया, कोई आपने मुश्किल बोला नहीं। कि आपको 2019 से आप आए हैं यहाँ पर, हुँ, तो 2019 से आज आपको 7 से 8 साल हो गए हैं फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए, अगर आप हुँ। प्रोफ़ेशनली बात करें तो। तो फ़ोटोग्राफ़ी आपके लिए क्या है? यार मेरे लिए तो फ़ोटोग्राफ़ी अभी के टाइम पे देखा जाए तो सब कुछ है। सबसे पहले तो पेट पालने की चीज़। अ, अभी जो काम करता हूँ मैं एज़ ए फ़ोटोग्राफ़र डीओपी काम करता हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी मेरे लिए बहुत कुछ है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जिस ऐज में हैं ना, इस ऐज में ख़ास करके बहुत सारे नेगेटिविटी दिमाग में आते रहते हैं, बहुत स्ट्रेस चल रहा होता है, फ्यूचर का प्लानिंग ये सब चीज़। तो मुझे सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़ी का शौक नहीं है, मुझे घूमने का भी बहुत इंटरेस्ट है। और ये दोनों चीज़ जब हम एक साथ लेके चलते हैं ना, तो सब कुछ यही है, सुकून है एक तरीके से कह सकते हैं। कोई भी एक अच्छी तस्वीर खींचता हूँ ना, तो वो देख कर के बाद में अच्छा लगता है और मेरे लिए फ़ोटोग्राफ़ी मतलब एक सुपर पावर से कम नहीं है। तो सुपर पावर कैसे है आपके लिए? सुपर पावर ऐसे कि मतलब बिहार में ख़ास करके जब लोगों को बताता हूँ ना कि फ़ोटोग्राफ़र है, तो कुछ रिलेटिव्स वग़ैरह मतलब मेरे तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं लोग।
लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अरे फ़ोटो खींचता होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचता है, ये सब चीज़ें हैं। तो उनको मैं समझाता हूँ कि भैया ये जो है ना, ये मेरे लिए सुपर पावर है। हम सुपरमैन हैं एक तरीके से कह लो। स्पाइडरमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, हनुमान हो गया, वैसे ही कैमरामैन। हमारे पास वो सुपर पावर है कि हम टाइम को रोक सकते हैं। आप आने वाले टाइम में कभी भी, अगर मैंने अभी आपका फ़ोटो खींचा ना, आप आने वाले टाइम में कभी भी वो तस्वीर को देखोगे ना, आप उस तस्वीर में उसी टाइम पे रहोगे। नॉस्टैल्जिया आपको उस समय का वही फ़ील होगा। शायद ये डेफिनेशन किसी ने नहीं दी होगी आज तक एक कैमरामैन की। नहीं, नहीं, हो सकता है किसी ने दिया भी हो, लेकिन मतलब ये सुपर पावर मैं मानता हूँ, लोगों को बता दो भैया ये सुपर पावर है मेरे पास। काफी अच्छी सुपर पावर है आपके लिए। तो आप ओपी शर्मा जी के स्टूडेंट रहे हैं, तो कैसा था उनके साथ काम करना, उनसे सीखना? ओपी शर्मा सर, मतलब मेरा कुछ पास्ट टीचर्स को लेकर के उतना सही नहीं रहा है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब ओपी शर्मा सर से मिले थे, तो मतलब मेरा टीचर्स का डेफ़िनेशन चेंज हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि आज वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे है। आपको पता है वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे कैसे बनाया जाता है? मतलब कि एक टाइम तो होगा ना, कोई टाइम पीरियड होगा ना, जब आज से डिसाइड किया गया होगा कि आज से हम वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे सेलिब्रेट करेंगे या फिर इनके याद में करेंगे, कैसे करेंगे? ये जो वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे सेलिब्रेट करते हैं ना, ये भी कहीं न कहीं डॉक्टर ओपी शर्मा की ही देन है। 1988-89 के करीब में उन्होंने लेटर्स वगैरह, फ़ोटोग्राफ़ी सोसाइटी वगैरह को लिखना स्टार्ट किया। तब से लेकर के मतलब सारे जितने भी फ़ोटोग्राफ़ी एसोसिएशंस वगैरह होते थे ना, वन मैन आर्मी की तरह ग्लोबल लीडर्स तक पहुँचाए, सबको इकट्ठा किया कि एक फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए भी वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे बनाया जाए। 19 अगस्त को मान्यता दिलवाने में बहुत बड़ा रोल है उनका। और जो पहला फ़ोटो खींचा गया था वो 1826 में लिया गया था, जो कि 19 अगस्त के दिन। इसी दिन को आज हम वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आज कह सकते हैं 200, आज से 200 साल पहले आज ही के दिन पहला फ़ोटो खींचा गया था, जिसमें 8 घंटे का एक्सपोज़र था, 8 घंटे में एक फ़ोटो लिया गया था। मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि फोटोग्राफी आज के टाइम में क्या है, बिकॉज एक एक्चुअल लोगों को बहुत ये अब मतलब डिफरेंस आ गए हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि जो असली फोटोग्राफी है वो एक प्रोफेशनल एक कैमरे से ही खींची जा सकती है। बट लोग आजकल आईफोन सबके पास में है, लोग बस फोन से फोटो खींच लेते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छी आई है, बट एक अच्छी फोटो खींचना बहुत मुश्किल है। ये आप हमारी ऑडियंस को बताइए। मैं यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा आपको। आपने बोला कि एक अच्छी तस्वीर सिर्फ़ कैमरे से ही खींची जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक अच्छी तस्वीर सिर्फ़ कैमरे से ही खींची जा सकती है। कैमरा इन द सेंस कि डीएसएलआर, मिररलेस या फिर एसएलआर कैमरे, उनका बात कर रहा हूँ मैं। जो मेरे गुरु हैं ओपी शर्मा सर, उन्होंने इनलार्जर से भी फ़ोटोज़ खींचे हैं। इनलार्जर आपको नहीं पता होगा, हो सकता है अभी के टाइम पे। इनलार्जर वो होता है जब फ़िल्म पे, अभी के टाइम पे तो मेमोरी कार्ड लगाते हैं, कैमरे में फ़ोटो ले लेते हैं। जब ये सब नहीं था, जब ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोज़ होते थे ना, तो फ़िल्म आते थे। नेगेटिव, हमारे बिहार में हम उसे नेगेटिव कहते थे। वो फ़िल्म से हम लोग तस्वीरें लेते थे। उसको डार्क रूम में बनाया जाता है। प्रॉपर डार्क, उसमें कोई भी लाइट का एक्सपोज़र नहीं है, तो उसमें इनलार्जर का बहुत बड़ा रोल है। मैं डिटेल में आपको बताऊँगा तो नहीं समझ पाएँगे, बहुत सारे लोग भी अभी नहीं समझ पाएँगे, लेकिन जो फ़ोटोग्राफ़र हैं, वो लोग जानते हैं ज़्यादातर। इनलार्जर से भी ओपी शर्मा साहब ने फ़ोटोज़ ले रखे हैं, जो कि अलग-अलग जगह पे म्यूज़ियम में भी रखे गए हैं। तो ये मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कि आप जैसे बोल रहे हैं कि अभी के टाइम पे फ़ोटोग्राफ़ी काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं, पहले भी ऐसे लोग हुआ करते थे। पहले क्या है कि फ़ोटोग्राफ़ी महँगा शौक हुआ करता था लोगों के पास। मतलब कैमरे इतने महँगे, लेंसेज़ इतने महँगे। अभी क्या है कि लोगों के फ़ोन में अच्छे-अच्छे कैमरेज़ आने लग गए हैं। लोग फ़ोन फ़ोटोग्राफ़ी का अपना एक सोशल मीडिया अभी बहुत बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, उसपे नया-नया अपना एक अकाउंट बना लेते हैं। मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी वैसे तो। लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी हम जब तक आर्ट के तरीके से देखेंगे कि ये एक आर्ट है, आर्टिस्ट की तरीके से सोच के देखोगे ना, तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि इवॉल्व हो रहा है, अलग दिशा में जा रहा है, नहीं। फ़ोटोग्राफ़ी अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको पता है फ़ोटोग्राफ़ी में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इमेजिनेशन जो हमें लेनी है ना, फ़ोटो खींचनी है अगर, तो मान लीजिए हमें आपका तस्वीर लेना है, तो हम पहले इमेजिन कर लेंगे कि ये तस्वीर मैंने ले ली।
उसके बाद मैं उसे अपने कैमरे में उतारूँगा या अपने फ़ोन में उतारूँगा। तो फ़ोटोग्राफ़ी एक आर्ट है और मतलब एक आर्टिस्ट बनना अभी के टाइम पे तो जैसे अभी आपने बताया कि आपने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी। तो अच्छा, आपका जो यूज़र नेम है वो बड़ा यूनिक है, स्ट्रॉलग्राफर। तो ये स्ट्रॉलग्राफर आपने क्यों रखा? अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मुझे फ़ोटो खींचने के साथ-साथ घूमना भी पसंद है। तो 2019 के टाइम पे ना लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स अलग-अलग तरीके से रहते थे, ऐसे ही कुछ भी ये सब यूज़र नेम हुआ करते थे। तो मुझे रखना था घुमक्कड़, तो वो ऑलरेडी किसी के पास था। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र भी बन रहा था उस टाइम पे मतलब सीख रहा था फ़ोटोग्राफ़ी। तो मुझे चाहिए था ऐसा कुछ कि भाई मैं घुमक्कड़ का इंग्लिश जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला स्ट्रॉलर होता है, STROLLER। तो मैंने स्ट्रॉल वहाँ से उठा लिया और फ़ोटोग्राफ़र में से ग्राफ़र निकाल लिया तो स्ट्रॉलग्राफ़र हो गया। काफ़ी यूनिक नाम है ये और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ऐसे ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं मुझे लेकिन फिर भी तो आपने बिहार में भी फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करी थी, आपने अपना खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट किया था। हाँ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने कैमरा का टेक्निकल चीज़ों को क्लासेस में सीखा मैंने, लेकिन जब फ़ील्ड में उतरते हो ना, इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, इवेंट में वो भी वेडिंग, तो आप समझते हो कि भाई कितना बड़ा रोल है एक-एक चीज़ जो आपको याद रहना चाहिए, कैसे तुरंत भर में कैमरा सेटिंग्स चेंज होते हैं, लाइट चेंज होते हैं, मॉन्यूमेंट्स तुरंत कैप्चर होने चाहिए, रियल जो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी है ना, वो मैंने फ़ील्ड में ही सीखा मतलब फ़ील्ड इन द सेंस कि मैं वेडिंग में। तो वहाँ से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में मुझे। सब कुछ मैंने वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में जाकर के इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी में सीखा। शुरुआत में 1-2 बार ऐसे बस सीखने के लिए चला गया था कुछ लोगों के साथ कि चलो कुछ इवेंट कैप्चर करके देखता हूँ कि कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो ये प्लान था। उसके बाद धीरे-धीरे मुझे मज़ा आने लग गया, तो फिर मैंने अपना खुद का काम स्टार्ट किया वहाँ पे बिहार में। मुझे रिचुअल्स शूट करने में बहुत मज़ा आता था। मतलब सबसे पहले तो फ़ोटोग्राफ़ी में ही था, उसके बाद मैं वीडियोग्राफ़ी में चला गया, सिनेमैटोग्राफ़ी में मतलब धीरे-धीरे समझने लग गया। जब आप फ़ोटोग्राफ़ी सीख जाते हो तो सब कुछ सीख जाते हो धीरे-धीरे मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है तो सीख जाते हो। यही था कि अपना स्टार्ट किया प्रॉपर वेडिंग का बिज़नेस, जो कि ज़्यादा दिन तक मैंने चलाया नहीं वहाँ पे। मुझे सिर्फ़ वहीं बिहार में नहीं रुकना था, बिहार में रुक के काम नहीं करना था। मेरे सपने कुछ और हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ा घूमने में इंटरेस्ट है, मैं एक जगह पे ज़्यादा रुक नहीं सकता हूँ। हालाँकि वो बिज़नेस ऐसा है अभी के टाइम पे कि आप सीज़न में काम करो, उसके बाद कहीं भी आप चले जाओ। लेकिन मुझे थोड़ा और एक्सपोज़र चाहिए था, बिहार जैसे छोटे जगह पे एक्सपोज़र थोड़ा कम है, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बेस्ट जगह है बिहार। वहाँ पे आप रिचुअल्स लोगों को कैप्चर कर सकते हो, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी-अच्छी कर सकते हो। तरह-तरह के भिन्न-भिन्न प्रकार के आपको लोग मिलेंगे। जैसे आपने बताया कि फील्ड पे चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, आपको बहुत सेंस होना चाहिए कि आपको क्या, कब, कैसे सेटिंग्स रखनी है। आजकल एआई का दौर है और एआई इज़ ओवरटेकिंग एवरीथिंग, इस बात का सबको बहुत डर है। तो एज़ अ फोटोग्राफर क्या आपको लगता है कि एआई फोटोग्राफी को भी टेक ओवर कर सकती है? जहाँ तक बात है टेक ओवर करने की, तो मुझे नहीं लगता है कि फ़ोटोग्राफ़ी को टेक ओवर करेगी। हाँ, फ़ोटोग्राफ़ी में हेल्प बहुत ज़्यादा करती है। मैं खुद भी एआई का बहुत यूज़ करता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ तस्वीरें हम कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है, कोई इवेंट का कुछ शूट कर रहे हैं, हम 1 ही 2 तस्वीर ले पाए, अगर वो सही तरीके से अंडर एक्सपोज़ है, ओवर एक्सपोज़ है, अंडर एक्सपोज़ को तो फिर भी सही कर सकते हैं हम, ओवर एक्सपोज़र वालों चीज़ों को वाले ओवर एक्सपोज़र वाली चीज़ों को हम नॉर्मली सही नहीं कर पाते हैं आसानी से। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प करता है वो और जिनको बेसिक काम है, उनका काम आसान कर देता है और रही बात कि टेक ओवर करने वाला, तो फ़ोटोग्राफ़ी एक आर्ट है। आर्टिस्टिक चीज़ें कभी भी कोई भी एआई टेक ओवर नहीं कर पाएगी। हमें जो चीज़ सुकून मिलता है उससे फ़ोटोग्राफ़ी करने से हम किसी का तस्वीर, कोई मोमेंट अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम इंडिया के बाहर अब्रॉड का किसी भी कंट्री का कोई भी स्पेसिफ़िक जगह का मुझे इमेज चाहिए, इस टाइम का टाइम स्टैम्प एक प्रॉम्प्ट लिख के दूँगा, एआई बना के दे देगा। लेकिन अगर मुझे वो तस्वीर लेने का मन है, मैं वहाँ जाऊँगा, उस जगह पे, वो ट्रैवल करके जाऊँगा अच्छे से। एकदम से जो फ़ीलिंग आएगी ना फ़ोटो खींचने की और एक प्रॉम्प्ट लिख कर के एआई से निकाल लेने की, तो उनमें मतलब कैसे आपको लगता है कि वो टेक ओवर कर लेगी? और रही बात एआई को मतलब कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देखते हैं हम लोग। एआई को हम लोग यूज़फुल मानते हैं कि हाँ भाई, फ़ोटोग्राफ़ी में आसान कर दिया है उसने बहुत सारा चीज़। आने वाले टाइम में हो सकता है इनबिल्ट कैमरे में भी कुछ एआई वगैरह आए
और हो सकता है आ भी रही हो, तो आसान करेगी लेकिन वो फ़ोटोग्राफ़ी को ख़त्म नहीं कर सकती है। तो आपने जैसे फोटोग्राफी के बारे में भी बहुत कुछ बताया और कैसे एआई टेक ओवर इसको नहीं कर सकता है, ये बात बहुत लोगों को आपने क्लियर कर दी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फोटोग्राफर को अपनी लाइफ में रिकॉग्निशन मिलने में इतना टाइम क्यों लग जाता है, जबकि मेहनत वो शायद बहुत ज्यादा करते हैं, बट रिकॉग्निशन उनको उतना नहीं मिल पाता है, ऐसा क्यों है? आपके इस सवाल का जवाब आपके क्वेश्चन में ही है। वो कैसे? क्योंकि रिकॉग्निशन नॉर्मल ऐसा आप कोई भी फ़ील्ड में चले जाओ ना, तो एक दिन में नहीं मिलता है। आपको कंसिस्टेंसी, आपका स्किल जो कि टाइम के साथ इवॉल्व होगा, धीरे-धीरे बढ़ेगा। तो आप 1 दिन में या फिर 1 साल में, 2 साल में एक अच्छे बड़े फ़ोटोग्राफ़र तो नहीं बन सकते हैं। मेरा ये मानना है कि फ़ोटोग्राफ़ी में अभी तक मैं तो शायद एबीसीडी में ए पे पहुँचा होऊँगा अभी, और मैं ज़्यादातर अभी कॉमर्शियलाइज़ कर चुका हूँ खुद को, ज़्यादातर फ्रीलांस वगैरह या फिर पैसे के लिए काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। मैं ज़्यादा आर्ट के पीछे कभी-कभार ही निकलता हूँ, पहाड़ों में निकलता हूँ कई बार घूमने, या फिर मुझे मॉन्यूमेंट्स वगैरह का क्लिक करने का मन है, लेकिन मैं अपने पोर्टफ़ोलियो के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता हूँ। तो मैं अपना पोर्टफ़ोलियो नहीं बनाऊँगा, अपना काम कहीं पब्लिश नहीं कराऊँगा, और मैं चाहूँगा कि भाई मुझे 10 साल हो गए फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए, अभी तक कोई जानता नहीं मुझे, कैसे रिकॉग्निशन मिलेगी? कंसिस्टेंसी और अपना स्किल इम्प्रूव करना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हो। प्रॉब्लम ये भी है कि धीरे-धीरे लोग जो मेजर आर्ट वाले लोग थे, वो कम होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादातर लोग कमर्शियलाइज़ हो गए हैं, तो आर्टिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं जा रहे हैं उतना। तो ये भी रीज़न हो सकता है अगर आपको ऐसा सोशल मीडिया की वजह से लग रहा हो। बाकी ऐसा तो नहीं है कि रिकॉग्निशन मिलने में दिक्कत होती है, बहुत बड़े-बड़े फ़ोटोग्राफ़र हैं हमारे इंडिया में ही। बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, बट वही है कि जो यंगस्टर्स हैं जो फोटोग्राफी की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको ये हमेशा से डाउट रहता है कि उनको रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फील्ड में कैसे काम होगा, क्या चीजें उनको फेस करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि आप भी जानते हो कि आज जैसे अगर सोशल मीडिया की हम बात करें, सोशल मीडिया के दौर में हर कोई चाहता है कि वो दिखे, लोगों के सामने आए, है ना? तो ये वाली चीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसमें। हाँ, बिल्कुल, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है ना कि आप अपने काम को पब्लिश करो, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। उसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत है सोशल मीडिया में, क्योंकि हर इंसान के पास एक अच्छा फ़ोन आ चुका है, एक अच्छा कैमरा अभी कोई भी अफ़ोर्ड कर सकता है। तो लोग तस्वीर खींचते रहते हैं। कई बार सोशल मीडिया हमें मैनिपुलेट भी बहुत ज़्यादा करता है। लोगों के पास उतना अच्छा फ़ोटोग्राफ़ी स्किल नहीं है, लेकिन उनके पास वो जहाँ रह रहे हैं, उनके पास अच्छे-अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, अच्छे-अच्छे लोकेशंस हैं। तो उसमें भी लोग कन्फ्यूज़्ड हैं कि भैया इनके फ़ोटोज़, इनके तस्वीर बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छे नहीं हैं, उनके पास लोकेशन अच्छे-अच्छे हैं। इस वज़ह से आपको तस्वीरें अच्छी दिख रही हैं। तो कई बार मैनिपुलेट भी हो जाते हैं लोग। नए जो जनरेशन के लोग हैं, उनको मैं बस यही बोलूँगा कि भैया आप लोग अपने काम पे ध्यान दो और कंसिस्टेंसी बना के काम करो, बस। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी है कि जैसे फोटोग्राफी में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि जो यंगस्टर्स भी, अगर जो लोग चाहते हैं फोटोग्राफर बनना, तो उनको पेशेंस के साथ साथ और क्या-क्या चीजें मतलब उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनको होनी चाहिए उनके अंदर, एक अगर उनको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो? पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके तब जब आप नेचुरल वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। फ़ैशन पोर्ट्रेट में भी काम आता है। ऑलमोस्ट हर एक जगह पे पेशेंस का काम है। आप स्ट्रीट स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, तो स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी में भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कौन-सा मॉन्यूमेंट कैप्चर करना है, किस तरीके से करना है, कौन-सा मोमेंट आपको कैप्चर करना है। कई बार हम लोगों को कैप्चर कर रहे होते हैं, तो एक पोज़ीशन के लिए हम लोग पेशेंस रखते हैं। मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पास से कोई गुज़र रहा है, मुझे स्पेसिफ़िक वही फ्रेम चाहिए कि वो इंसान वहाँ से गुज़रेगा, तो उसके लिए मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ़ का है, एक जानवर के लिए 1-1 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। पंछियों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि वो इस पोज़ीशन में दिखें हमें उड़ते हुए। पेशेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है फ़ोटोग्राफ़ी में। फ़ोटोग्राफ़ी इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। और दूसरा सवाल आपका क्या था? अगर जो यंगस्टर्स जो फोटोग्राफी की फील्ड में आना चाहते हैं, फोटोग्राफी एज अ करियर उसको चूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अभी के टाइम पे क्या है, फ़ोटोग्राफ़ी उतनी भी महँगी नहीं रह गई। एक बेसिक कैमरा कोई भी अफ़ोर्ड कर सकता है, बेसिक फ़ोन कोई भी अफ़ोर्ड कर सकता है। और यंगस्टर के लिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप शुरुआत में कैमरा वगैरह परचेज़ मत करो। नॉर्मल जो फ़ोन वगैरह है, पहले आप बेसिक, अभी के टाइम पे यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ अवेलेबल हैं। बेसिक 3 चीज़ें होती हैं, आईएसओ, अपर्चर और शटर स्पीड। ये समझो, कंपोज़िशन समझो और लाइट्स के बारे में जानो।
जब ये सब चीज़ आप समझने लग गए, तो आप फिर धीरे-धीरे अपने आप आपके अंदर इंटरेस्ट बना रहा अगर, तो आप समझ जाओ कि आप अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हो। और करियर ऑप्शन में आप देखना है तो फिर फ़ोटो जर्नलिज़्म है, फिर फ़ैशन पोर्ट्रेट आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, कमर्शियलाइज़्ड फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो, फूड फ़ोटोग्राफ़ी भी आज के टाइम पे अच्छा खासा चलता है। मैं ये कहूँगा आपको कि सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़ी पे मत रहो, आने वाले टाइम में सिनेमैटोग्राफ़ी या फिर वीडियो एडिटिंग उस पे भी जाओ। इंडिया के अंदर अगर आपको काम करना है तो, इंडिया के बाहर आपको फ़ोटोग्राफ़ी में भी है अच्छा खासा, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच पाओ, नहीं पहुँच पाओ, ये अलग बात है। ये बोलूँगा कि सिनेमैटोग्राफ़ी के ऊपर जाओ धीरे-धीरे, फ़ोटोग्राफ़ी पहले सीख लो, उसके बाद फिर सिनेमैटोग्राफ़ी जाओ, उसमें अच्छा खासा इंडिया में स्कोप है। मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने एक बात बोला था मुझसे, नेटवर्क इज़ नेट वर्थ। तो इसमें भी है, आप फ़ोटोग्राफ़ी में ज़्यादातर आपको मतलब ऐसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह कुछ है नहीं। काफ़ी अच्छी एडवाइस थी आपने जो यंगस्टर्स को दी। जैसे आपने अभी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में बताया, जैसे फूड फ़ोटोग्राफ़ी हो गई, वेडिंग हो गई, या बहुत सारी जो अलग-अलग फ़ील्ड्स की फ़ोटोग्राफ़ी है, तो पैसा सबसे ज़्यादा किसमें है? स्पेसिफ़िक नहीं बता सकता हूँ कि पैसा किसमें है, लेकिन फिर भी जो कमर्शियलाइज़्ड फ़ोटोग्राफ़ी हो गया, अभी के टाइम पे एडवर्टाइज़िंग वाले हो गए, फ़ैशन पोर्ट्रेट हो गया, उसमें ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन स्पेसिफ़िक ये कहा नहीं जा सकता है कि इसमें पैसा किसमें है फ़ोटोग्राफ़ी में। वाइल्ड लाइफ़ में भी है, लेकिन उस क्षेत्र में मैं अभी तक जा नहीं पाया हूँ। शौक के लिए किया है, कई बार रेंट पे लेंसेज़ वगैरह लेकर के फ़ोटोग्राफ़ी किया है मैंने। ऑलमोस्ट हर तरीके का फ़ोटोग्राफ़ी किया है। लेकिन पैसे किसमें हैं, वेडिंग में भी बहुत अच्छा खासा पैसा है। वेडिंग में मैं काम कर चुका हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि अच्छा खासा मार्जिन पे काम चलता है। मैं अभी के टाइम पे कोई भी सबसे बेस्ट बोलूँगा तो वेडिंग को बोलूँगा, अभी कोई जाना चाहता है तो। तो जैसे कि फैशन फ़ोटोग्राफ़ी जो है उसका लेवल, वो मतलब मेहनत उसमें भी उतनी ही लगती है जितनी बाकी फ़ोटोग्राफ़ीज़ में लगती है, तो फैशन फ़ोटोग्राफ़ी का लेवल इतना नीचे क्यों है बाकी फ़ोटोग्राफ़ी? ऐसा नहीं है। फैशन फ़ोटोग्राफ़ी मेरे नज़र में तो मैं ऊपर रखता हूँ और हो सकता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है इसके, कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं सोशल मीडिया पे, हो सकता है इसके वजह से लग रहा हो। लेकिन फैशन फ़ोटोग्राफ़ी नीचे नहीं है, फैशन फ़ोटोग्राफ़ी बहुत लोग करते हैं। मैं भी बहुत सारे फैशन फ़ोटोग्राफ़र, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, बहुत लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ। इसलिए मैंने फैशन पोर्ट्रेट मैंने सबसे पहले सीखी थी। तो फ़ोटोग्राफ़ी और सिनेमैटोग्राफ़ी में क्या डिफ़रेंस है? हाँ, सिंपल शब्दों में बताता हूँ फ़ोटोग्राफ़ी और सिनेमैटोग्राफ़ी में क्या डिफ़रेंस है। फ़ोटोज़ में हम स्टिल कैप्चर करते हैं और सिनेमैटोग्राफ़ी में हम फ्रेम्स कैप्चर कर रहे हैं। तो बहुत सारे फ़ोटोज़ मिल-मिल के एक वीडियोज़ के रूप में हमारे पास आ जाती है। तो हम फ्रेम कैप्चर कर रहे हैं, बस सिंपल सा इतना चीज़ है कि, और सिनेमैटोग्राफ़ी में हम एक-एक चीज़ को मतलब लाइट से लेकर के हर एक चीज़ को पैरेलली यूज़ कर रहे हैं। मतलब पैरेलली हम कंबाइनली हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फ़ोटोज़ में एक स्टिल लिया, एक फ़ोटो हो गया। तो अच्छा, आपने इतना सब कुछ बता दिया फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में हमारी ऑडियंस को, तो अब ये भी बताइए कि कौन-सा कैमरा बेस्ट है अगर उनको फ़ोटोग्राफ़ी बेसिक से स्टार्ट करनी है? इसमें क्या है कि अगर ये बात कोई और सुनेगा तो हो सकता है उसका ओपिनियन अलग हो। लेकिन लॉन्ग टाइम तक फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद मैं बता सकता हूँ कि फ़ोटोज़ के लिए निकॉन बेस्ट है। फ़ोटोज़ अगर सिर्फ़ कैप्चर करना है तो, और वीडियोज़ कैप्चर करना है तो सोनी। मतलब बजट कैमरे के बारे में बता रहा हूँ मैं, मतलब 1 से डेढ़ 2 लाख के बीच का जो कैमरा आता है उसमें। और मिड बजट है आपका तो कैनन ले सकते हो आप। लॉन्ग टर्म के लिए आप वीडियो में शिफ्ट होना चाहते हो तो सोनी से ही स्टार्ट करो, थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा अच्छा खासा। और सिर्फ फोटोग्राफी में रहना तो फिर निकॉन, निकॉन बेस्ट है। ओके, तो बेस्ट आप क्यों बोलते हो उसको? क्योंकि मैं शुरू से यूज़ करता हूँ, मेरे सर ने भी बोला था निकॉन बेस्ट है। मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, लेकिन निकॉन बेस्ट है, ठीक। फ़ोटोज़ के मामले में। क्योंकि निकॉन में क्या है, एक और चीज़ ये बता देता हूँ कि निकॉन में एक्चुअल कलर्स आते हैं। कैनन जो है उसमें सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा होता है, सोनी अंडर सैचुरेटेड होता है, ये डिफरेंस है। तो आपने जैसे कैमरा के बारे में भी हम लोगों को बता दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप एक बहुत यूनिक सा एक शो बनाते हैं लोगों के लिए, जिसको आपने नाम दिया है पैरेंटल पॉडकास्ट का। तो उस शो के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? कैसे आया वो आइडिया कि आपको बनाना चाहिए? पैरेंटल पॉडकास्ट, इसके बारे में मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया। ये उनमें से है जो मैं पैसे कमाने के लिए नहीं करता हूँ, अपने शौक के लिए करता हूँ। इसमें बेसिकली क्या करता हूँ कि कुछ लोग मुझे इंटरेस्टिंग दिख जाते हैं, तो उनसे मैं बात कर लेता हूँ कि अगर कोई यंग है, तो उनसे पूछ लेता हूँ कि कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर पेरेंट्स हैं, तो उनसे मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि आप कल को नहीं रहेंगे, अपने बच्चों से अगर आपको अच्छा खासा लगाव है या ऐसे भी।
तो आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं भी अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, बड़े पापा से ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। तो मैं भी ये सोचता हूँ कि कभी कोई वीडियो के थ्रू उनको कोई मैसेज दे दूँ, तो ऐसा मैं रिकॉर्ड करता हूँ उनके लिए। तो अब तक मैंने 15-16 लोगों का शूट किया है। तो इसमें क्या होता है कि लोग इमोशंस जो ज़ाहिर करते हैं ना अपने बच्चों के लिए, और बच्चे भी अपने माँ-बाप से जो बोलते हैं वो मुझे सुनने को मिल जाता है। मतलब थोड़ा अच्छा लगता है यार। कई बार ऐसे वीकेंड वगैरह पे कहीं घूम रहा होता हूँ तो किसी से भी बातचीत कर लिया, कैमरा होता है मेरे पास, माइक होता है हमेशा, कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया। तो ये मैंने खुद के लिए नाम दे रखा है पैरेंटल पॉडकास्ट, तो तो ये गिने-चुने लोग जानते हैं। आइडिया कैसे आया आपको, मतलब क्योंकि आजकल जैसे आपने ये बताया चीज तो लोग ना अब ये अलग अलग फील्ड्स में करते हैं, लाइक वेडिंग में लोग करना पसंद करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ताकि वो एक मेमोरी बने उनके लिए। बट ये पेरेंट्स को लेकर के ये आइडिया, इतना इमोशनल आइडिया आना बहुत यूनिक चीज है आई गेस। आपने सवाल किया ना, तो वेडिंग से, तो वेडिंग से ही आया एक तरीके से कह सकते हो। वेडिंग्स में कई बार लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, हम्म। तो वेडिंग से ही आइडिया आया था मेरा। नॉर्मली किसी के लिए भी इंसान को लगता है कि काश वो मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ के जाते हैं। कई बार एक एक दो ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं जो कि मुझसे बोले हुए हैं कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लो और जब कल को मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चों तक ये पहुँचा देना। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कल को नहीं रहे, मुझे ये वीडियो उनके बच्चों तक पहुँचाना है। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में मैं ये काम कर लूँ उनके लिए। तो एक इमोशन, उसमें लोग आशीर्वाद दे देते हैं यार। अच्छा लगता है यार, कल को कोई अपने नाम से याद रखेगा कि अच्छा अच्छा बिहार का एक लड़का है, फलना बाबू का लड़का है। हर एक चीज पैसे के लिए करना, बस ये इसलिए था, मतलब इसीलिए मैं इसके बारे में ज्यादा लोगों से बात नहीं करता हूँ कि ये मैं काम भी करता हूँ। कभी भी कैमरा मेरे हाथ में है, किसी से भी पूछ ले, कुछ रिकॉर्ड करना चाहेंगे आप बताइए अपने बच्चों के लिए या फिर किसी के लिए। ज्यादातर मैं एजेड लोगों से ही बात करता हूँ इस बारे में, लेकिन कई बार कुछ बच्चे भी अपने पेरेंट्स के लिए रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो मैं, मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है मैं उनके लिए काम कर लेता हूँ। मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वो उनकी यादें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। आई गेस उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि वो इस पेरेंटल पॉडकास्ट को कराएं, और शायद वो उससे ये बातें भी जान सकते हैं जो शायद उनके माँ बाप उन्हें लाइफ टाइम में नहीं बता पाए। क्योंकि वो चीज़ आपने सुनी ही होगी कि आप, जो लड़के होते हैं ना वो पूरी लाइफ टाइम अपने पापा को हग नहीं कर पाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो शायद अपने फादर से बहुत ओपन अप होती हैं, उनकी लाडली होती है, लेकिन शायद उतना खुल के बात नहीं कर पाती, क्योंकि आई गेस जो फादर्स का एक नेचर होता है ना कि उनको चीजें दबा के रखनी होती है, उनको इमोशंस नहीं शो करने होते अपनी फैमिली के सामने, बिकॉज उनको अपने एकदम ऐसे रहना होता है कि नहीं मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। बट अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा फर्क शायद हमारी मम्मियों से ज्यादा हमारे फादर्स को पड़ता है। तो उनके लिए ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है आई गेस। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि अगर आप इस चीज को अलग लेवल पर लेके जाना चाहें तो ये बहुत आपको मतलब दुआएं भी देगा। हाँ, लेकिन मैं कभी भी इसको अलग लेवल पे लेके नहीं जाना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है ना कि कोई भी चीज़ ज़्यादा कॉमर्शियलाइज़ होती है ना, तो लोग उसमें अपना फ़ायदा ढूँढने लग जाते हैं, लोग बनावटी बातें करने लग जाते हैं। तो मुझे ये जब तक थोड़ा इमोशंस रॉ रहे, रियल रहे ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं इसे कभी भी बड़े लेवल पे लेके नहीं जाना चाहता हूँ। कोई और क्या पता ये आइडिया को लेके चला जाए, लेकिन मैं लेके नहीं जाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा रॉ और रियल रखना चाहता हूँ इसमें, कि लोग सही मन से अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर अपने माँ-बाप के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो रियल वाले रखें। तो मैं ये खुशी के लिए करता हूँ बस। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई जस्ट वांट टू आस्क कि फोटोग्राफी को आप अगर एक शब्द में डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगी? हाँ, फ़ोटोग्राफ़ी मेरे लिए एक वक़्त को रोकने की कला है। वक़्त चला जाता है, यादें रह जाती हैं, तो यादों को सँभाल के रखने का जो कला है वो फ़ोटोग्राफ़ी है मेरे लिए, बस। बहुत अच्छे से आपने इस चीज को बताया एंड आपसे बहुत कुछ जानने को मिला गौतम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड टेलिंग अस अबाउट फोटोग्राफी, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी एंड द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑफ कोर्स। हाँ, सबको हैप्पी वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी डे, और थैंक यू। कैमरे के पीछे से फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आकर के इस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच। जो बाकी मैंने जो भी बकवास की है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू। ये बस से आए थे दिल्ली, याद रखिएगा।